नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। थोड़ी ही देर में 6:30 बजे हम लोग डॉक्टर भूपेश शर्मा जी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेकर आएंगे और उन्हें हम एसएसआर जो सुशांत सिंह राजपूत जो डेथ केस है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के एक्चुअली में हुआ क्या था, आज इतना समय हो गया है, 3 महीना बीत चुके, उसके बावजूद भी आज क्यों ये केस आज सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, जबकि ये केस ड्रग एंगल में चला गया है। क्या माजरा है, क्या मुद्दा है, सब आज इन्हीं बातों पे आज चर्चा होगी। हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल रहेंगे डॉक्टर भूपेश शर्मा जी, और उन्हीं से आज हमारी चर्चा होगी। उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जी नमस्कार। आपको आवाज़ अब सही आ रही है? जी बिल्कुल। बहुत समय, मुझे पता है आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद भी आज आप आए हो हमारे मंच में। छोटा सा मंच है लेकिन मेरे जो दर्शक हैं वो काफ़ी उम्मीद बांध के बैठे हैं कि इस केस का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर आए। तो आज हमारा टॉपिक जो है एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत केस। तो मैं ये कोशिश करूँगी, जैसे कि आपको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दर्शकों से बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे मंच में आज आए हुए हैं वो है डॉक्टर शर्मा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश शर्मा, जो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, नामचीन व्यक्ति है। इनको परिचय देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे मंच पर आए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच में आए। आपका स्वागत है हमारे मंच में। और मेरा जो प्रश्न है, जो व्यूअर्स ने पहला प्रश्न पूछा है डॉक्टर शर्मा, कि ये केस एक ऐसा मोड़ ले चुका है जिसे हम कहते हैं ड्रग एंगल का केस। तो इस पे आप एक बार नजर डालिए। देखिए, हम सबको ये समझने की बात है, अगर ये ड्रग एंगल सामने नहीं आया होता तो शायद ये केस खुलता ही नहीं। ठीक है, ड्रग एंगल का आना, हम इसको एक अच्छा समझे, एक वरदान की तरह हमको समझना चाहिए कि अगर ड्रग एंगल नहीं आता तो शायद बहुत सारी चीजें कभी साबित नहीं हो पाती। अभी जो भी केस देखिए, सीबीआई का आना, फिर एनसीबी का भी आना, और एनसीबी का आते ही ये सारे ड्रग चैट्स, देखिए ईडी के पास ये ड्रग चैट्स, जब उन्होंने उनका मोबाइल रिट्रीव किया था, रिया चक्रवर्ती का या शौविक का या जिसका भी, उनके पास ये चैट्स रही थी, तब उन्होंने ये सोचा कि ये मामला खाली मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है या खाली और कुछ नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। तो उस जाल को खोलने के लिए ये ड्रग एंगल का सामने आना बहुत जरूरी था। अब आप देख रहे हैं कि ड्रग एंगल से कितनी चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रग एंगल ये सुशांत की होमिसाइड थ्योरी को साबित करने में सक्षम नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो और सक्षम हो गया। इसमें और कई लोगों के काले कारनामे सामने निकल कर आ गए जी। वो किसी बिना पर अगर बच भी सकते थे, वो किसी बिना पर, या हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे सबूत इस समय मिट चुके थे, क्योंकि 1 महीने बाद सीबीआई का आना और बार बार मुंबई पुलिस का इसको जो है सुसाइड करार देना, या कूपर हॉस्पिटल का भी, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत अब नहीं रहे थे। और ये ड्रग एंगल का इसमें इन्वॉल्व हो जाना अपने आप में एक इतना बड़ा सबूत बन जाता है कि उसी से सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती चली जाती हैं जी। अब देखिए, इसमें ड्रग एंगल के आने से ये मतलब है कि अगर सुशांत को ड्रग एडिक्ट बनाया गया या ड्रग्स दी जाती रही, तो अगर कहीं विसरल रिपोर्ट में ये आ जाता है बाई चांस, देखिए दोनों बातें, अगर नहीं भी आता है तो भी विसरल रिपोर्ट से बहुत ज्यादा मायने नहीं है, मैं इसको अभी देर में समझाऊंगा। और अगर आ जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा साबित हो जाता है कि इनको ड्रग्स दी जाती रही थी जी। और जैसा कि बाकी सब लोग पूरी चेन की चेन इन्वॉल्व हो चुकी है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, शौविक हो, इंद्रजीत हो, या उनकी माताजी हो, जो भी है, और बाकी पेडलर्स जो सारे इन्वॉल्व हो गए, और बाकी बॉलीवुड के जो सरीखे नाम अब सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहा है। शायद अगर सुशांत का केस नहीं होता तो ये सब चीजें कभी सामने आते भी नहीं जी। तो हमको इसको इस तरीके से, हालांकि सुशांत ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, ये बहुत ही दुखद है, और हम लोग जो एसएसआर के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, हम सबके लिए ये बहुत दुखद है, पर कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए भी इन सब चीजों को वो सामने लेके आए जी। मतलब ये तो जाहिर हो चुका है, सीबीआई ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि इट इज नॉट अ सुसाइड जी। ये मैं आपको पहले भी पूछ चुकी, मैं आज फिर आपको, दर्शक जो हमारे दर्शक पिछली बार छूट गए थे,
वो ये जानना चाहते हैं कि इज इट अ सुसाइड और इज इट अ मर्डर, स्टिल इट इज कंफ्यूज। देखिए सिंपल मर्डर है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सुसाइड तो किसी भी तरीके से है ही नहीं। जी ठीक है, अगर हम हाइपोथेसिस सुसाइड की बनाते हैं तो सुसाइड की हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए सबूत नहीं है हमारे जी पास। और अगर हम मर्डर की यानी कि होमिसाइड की हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। जी और वही सबूत इस समय सीबीआई, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो, टेस्टिमोनियल एविडेंसेस हो, या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, या बॉडी पे जो निशान, जो बॉडी पर निशान थे, लिगेचर मार्क थे, जो भी जी थे, वो इसी ओर इशारा करते हैं कि ये होमिसाइड है, ना कि ये सुसाइड है। सुसाइड की ओर ओके इशारा करने वाले जो सबूत हैं, या तो वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और खाली अगर डॉक्टर्स के पर्चे हैं, डिप्रेशन थ्योरी को अगर साबित करने के लिए डॉक्टर्स के पर्चे हैं, तो वो काफी नहीं रहेंगे। जी, तो सुसाइड नहीं जो है हमने बिल्कुल भी। तो जो हमने पहले भी बात की थी कि अभी भी कुछ ऐसे फिजिकल सबूत, एविडेंसेस अभी भी और ऐसे बाकी है जिन पर अगर हम लोग, अगर सीबीआई अगर काम करे तो अभी फिलहाल जो केस है ड्रग्स की तरफ चला गया है, तो अभी कितना समय लेगा सीबीआई का और हाथ में केस आने के लिए? रिया चक्रवर्ती का केस अभी चल रहा है, ड्रग एंगल का केस हो चुका है, तो कितना समय देखिए और लेगा? जी, देखिए हम सब दर्शकों के मन में एक भ्रांति हो गई है कि केस ड्रग्स की तरफ चला गया है। ऐसा नहीं है। हम इसको ऐसे लें कि ड्रग्स इस केस की तरफ आ गई हैं। अच्छा आप इसको ऐसे समझिए, जी ड्रग्स बिल्कुल। इस केस की तरफ आ गई हैं। ठीक है ना, ये तो कभी केस था ही नहीं। केस तो जी ये था, जो परिवार ने जो आरोप लगाए थे वो अबेटमेंट जी टू सुसाइड के लगाए थे, पर जी अबेटमेंट टू सुसाइड होते होते सुसाइड की भी थ्योरी खारिज हो गई और ड्रग्स भी जी शामिल आ गई, तो ड्रग्स जी भी आ गई बिल्कुल सामने। तो ड्रग्स आ चुकी है इस केस में अब, जी। जो कि बड़े जो अब पैमाने तक पर। बॉलीवुड का खुलासा अब तक कभी नहीं हो पाया था, जो इतने सालों से एक ड्रग्स का एक ऐसा जो कीड़ा बोलते होगा, कीड़ा बोलेंगे तो भी गलत नहीं जी होगा, जो हर एक नए अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री हो उनको जबरन दिया जा रहा था ड्रग्स का जी डोज। इससे से बॉलीवुड खोखला हो रहा था, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होते हैं देश में वो हर क्षेत्र में होते हैं, तो बॉलीवुड भी एक प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक मंच है, बहुत बड़ा मंच है, तो उनको कहीं ना कहीं खोखला किया जा रहा था ड्रग्स देकर। और मेरे ख्याल से सुशांत जितनी भी बातें एक्सपोज करना चाहते थे, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर हो, जो हमें अभी नहीं जी पता है, या वो किसी और से लेकर हो, उसमें ड्रग्स भी एक मुद्दा रहा होगा डेफिनेटली। मैं ये बता सकता जी हूँ आपको गारंटीड, उनके जो हार्ड ड्राइव्स वगैरह ले जाए गए या लैपटॉप वगैरह, उसमें ड्रग्स भी एक मुद्दा बड़ा रहा होगा एक्सपोज करने के लिए। और जो कि जी उनकी प्योर सोल ने, उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी आत्मा है, उसने जी उसको सामने लेके आया। और एक ही कड़ी नहीं, इसमें कड़ियां, पूरी की पूरी कड़ियां जोड़ते चले गए। जी आप ये देखिए, इसमें कोई नहीं बच रहा है, सबके सब जितने भी शामिल हैं वो आते चले आ रहे जी हैं। और मामला अभी भी सुशांत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हम ये ना जी समझे कि एक ड्रग का मामला एक अलग है, सुशांत का मामला एक अलग है। नहीं, सुशांत के जी मामले से रिलेटेड ही ये ड्रग का मामला है। जी बिल्कुल ये पूरी की पूरी चेन जो है, सुशांत के जो आसपास के लोग थे, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, या वो उनका हम्म उनका कुक हो, नीरज हो, नौकर हो, या रिया चक्रवर्ती हो, या उनका परिवार हो, रिया चक्रवर्ती का जो भी हो, ये ड्रग से रिलेटेड ही जाल बिछाया गया पूरा पहले। जी चाहे उन्हें पागल बनाने की कोशिश की गई हो, ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश की गई हो, या उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत जुटाने में लगे हुए हों जो ड्रग से रिलेटेड ही थे। अब सुशांत जी तो चले गए, वो बताने के लिए नहीं है, वरना वो एक्सपोज करते इनको। अब ये अपने आप एक्सपोज होते चले गए, ये अच्छी बात है। देखिए मेरा एक सवाल सर, जी डॉक्टर शर्मा, मेरा एक सवाल ये है, क्या सुशांत सिंह के केस में ये साबित हुआ है अब तक कि वो खुद भी ड्रग्स ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? इस पे आप जरा नजर डालिए। देखिए, कुछ वीडियोस जो वायरल की गई हैं, मैं हाँ ये समझता हूँ कि वीडियो जो वायरल की गई हैं वो रिया की पीआर टीम से ही कहीं ना कहीं से लीक हो रही है, क्योंकि सुशांत का कोई भी फैन या परिवार वाला ऐसी वीडियो कोई भी लीक नहीं करेगा। और हम वीडियो के, देखिए हर वीडियो के दो पहलू हैं। आप इसको ऐसे समझिए, अगर हमारा एक फोटोग्राफ है, मेरा और आपका एक फोटोग्राफ है, जिसमें मैं आपको एक फूल का गुलदस्ता दे रहा हूँ, जी और किसी से अगर ये पूछा जाए कि फूल का गुलदस्ता कौन किसको दे रहा है, तो ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। जी आप समझ रहे हैं ना, खाली फोटोग्राफ को देखकर। तो इसी तरीके से ये विजुअल एविडेंसेस है, ड्रग्स दी जा रही है या ली जा रही है, ये बहुत ही मुश्किल है। मुझे किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं लगा
कि सुशांत ड्रग ले रहे हैं या सुशांत ड्रग की मांग कर रहे हैं। हमें तो यही लगा कि उनको ड्रग, जो अभी चैट आई कि रोलिंग गेटिंग, ये सारी चैट आई कि ड्रग अरेंज की जा रही है, क्या सुशांत की एक भी चैट ऐसी आई कि सुशांत ने ड्रग मांगी? जी, सुशांत की एक भी चैट ऐसी नहीं आई कि सुशांत ने डायरेक्ट ड्रग मांगी। क्यों रिया चक्रवर्ती ही उनके ये बोल रही है कि मैं सुशांत के लिए ड्रग अरेंज कर रही थी? क्या कोई भी रिया चक्रवर्ती के फोन में ऐसी चैट है जहां पे सुशांत ने इतने पैकेट या इतने बर्ड्स, इतने हशीश या इतनी कोई चीज मांगी हो, या ऐसी कोई चीज हो? अब एक वीडियो सामने आई जिसमें वो स्मोक कर रहे हैं, जिसमें वो साफ बता रहे हैं कि वो हर्बल सिगरेट है, और एक और वीडियो आई जिसमें हर्बल सिगरेट भी सामने रखी हुई है। तो उनको, और एक और चैट सामने आई जिसमें उनको वो जया साहा या जो भी है वो बता रही है कि 3-4 ड्रॉप मिला के देनी है। तो सुशांत को नहीं चाहिए, पर सुशांत को दी जा रही है। तो इस तरीके का ये प्लानिंग है। जी, एक सवाल मेरा ये भी, मैंने काफी अभी रिसर्च किया है कुछ दिन पहले, मैंने ये कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा है कि रिया चक्रवर्ती जब से गिरफ्तार हुई है तब से ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि वो जेल में भी ड्रग्स मांग रही है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, सेहत उसकी बिगड़ती जा रही है। क्या ये बात पे कितना सच्चाई है इस बात पे? देखिए, मैं नहीं जानता कि वो ड्रग्स मांग रही है या नहीं, पर अगर कोई ड्रग एडिक्ट होता है और उसको ड्रग्स ना मिले तो डेफिनेटली सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जी, ड्रग की तो बात बहुत बड़ी है। अगर कोई भी दवाई, कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है या कोई मेडिसिन होती है, उसके विड्रॉल सिम्टम्स इतने बड़े होते हैं कि तुरंत छोड़ने को तो डॉक्टर भी मनाही करते हैं। अगर आप मैं हिंदी में जिसे हम नशा मुक्ति केंद्र कहते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है या ऐसा कुछ होता है, तो वो भी धीरे धीरे करके डोज को कम करके छुड़वाते हैं, ठीक है ना? तो अभी एकदम छुड़वा दे, एकदम छोड़ना तो डेफिनेटली, अगर वो लेती रही हैं, अगर उन्होंने लिया है और जैसा कि सामने आ रहा है उन्होंने कबूल भी किया है एनसीबी के सामने कि हाँ वो लेती थी, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं या ड्रग लेते रहे हैं, देखिए इंग्लिश में एक कहावत है इस चीज के लिए, एक फ्रेज है जिसे हम यूज करते हैं, बी स्मार्ट नेवर स्टार्ट। करेक्ट, ठीक है? अगर आपने एक बार स्टार्ट किया, एक भी सिंगल डोज आपने स्टार्ट की, तो आपको आदत लगेगी ही लगेगी, ये बात है। और अगर आपको आदत लग गई तो उसका छूटना इतना आसान नहीं है। आपको प्रॉपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और काउंसलिंग सेशंस और आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये छूट सकती है, वरना ये नहीं छूट सकती। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो इतनी उसकी आदी हो जाते हैं एक ही डोज के बाद कि उसके बिना लिए हमारे मस्तिष्क के जो नर्व्स, जितना साइंस मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो हमारे बॉडी के सेल्स को उनकी आदत लग जाती है, और फिर उसके बिना हमारा जो पूरा दिन है वो ऐसा लगता है कि देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों, एक होता है, एक तो होती है मेंटल डिमांड, ठीक है, एक होती है फिजियोलॉजिकल डिमांड या फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी आ जाती है जी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी तो होती ही है, ठीक है, पर आप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी पे काबू पा सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू, मेडिटेशन में। पर जब एक बार फिजिकल डिपेंडेंसी आ जाती है या फिजियोलॉजी, जब आपकी बॉडी उस चीज को मांगने लगती है, जब आपके हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, वो मांगने लगते हैं, तो वो स्थिति जो है वो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही चैलेंजिंग होती है, और उस समय आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है, आपकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली जो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस है वो होने लगता है। या हम सीधे कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, चाहे उसे डोपामीन कहें या हम उसे जो सेरोटोनिन कहें या कोई और नाम दे, तो वो हमारे बॉडी में कम होने लगते हैं और बॉडी उसको मांगने लगती है जी, तो जरूरत बन जाती है। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको छुड़ाने के लिए कुछ और दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसको वो जानते हैं कि बाद में दवाइयों को धीरे धीरे छुड़ाया जा सकता है। तो पहले किसी को ड्रग से उन मेडिसिन की डिपेंडेंसी पर लाया जाता है, फिर उस मेडिसिन की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे छुड़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका कहना है कि रिया की हालत खराब हो रही होगी, उनकी तबीयत काफी खराब हो रही होगी ड्रग के बिना, तो बिल्कुल सही बात है। अगर वो ड्रग लेती रही है तो इस समय उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। इस प्रॉब्लम को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है, मैनियक स्थिति जिसे हम कहते हैं, हाइपर स्टेज, एकदम लो हो जाना और एकदम हाइपर हो जाना, ये स्टेज बिल्कुल इसमें चल सकती है, जो कि शायद सुशांत के साथ भी होता रहा होगा
अगर उनको ड्रग एडिक्ट बनाया गया है तो। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है, एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या जी। लगता है कि इसमें और कौन से ऐसे और पड़ाव आ सकते हैं जिससे कि जो मेन मुजरिम जो है, कल्प्रिट है, जिस तरह से ये कहा गया है कि जैसे पहले भी हम लोग ने एपिसोड में बात करी थी कि कम से कम 4 से 5 जनों ने मिलकर उन्हें पीटा है, मारा है, उन्हें बहुत हानि पहुंचाई है। तो ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप इस पे एक बार और नजर डालिए कि किस प्रकार से उनको चोट पहुंचाई गई थी, कौन से उनके शरीर के अंगों को नष्ट किया गया था। जैसे कि कहा गया है कि उनके पैरों में सूजन थी, पैरों की हड्डी टूटी हुई थी। तो यहाँ पे कितनी सच्चाई है? देखिए, एम्स के डॉक्टर्स ने भी, बाकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी, जो विजुअल्स हैं, जो फोटोग्राफ्स होंगे, जो पोस्टमार्टम से पहले खींचे गए होंगे, अब देखिए वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा सबूत है। आप पोस्टमार्टम के पिक्चर्स को ऐसा ही समझिए कि वो पोस्टमार्टम, वो बॉडी ही है। आप ऐसा ही समझिए। बिल्कुल उसका जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है बॉडी का, वो विजुअल्स को देखकर बिल्कुल हो सकता है। और कई देशों में तो यहाँ तक प्रचलन हो गया है आजकल के जो वर्चुअल ऑटोप्सी की जाती है। आजकल बॉडी को डायसेक्ट किया भी नहीं जाता है, एक स्कैनर मशीन होती है, उसके अंदर बॉडी को रख देते हैं और पूरा उसको ऑटोमेटिक स्कैन कर लेते हैं। तो फोटोग्राफ ही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपका प्रश्न था कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास रह गई है। तो फोटोग्राफ तो सबसे अपने आप देखिए, फॉरेंसिक साइंस में 3 क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं पता लगाना। कि पहला प्रश्न तो ये है कि ये क्राइम है या नहीं है। जी ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये क्राइम है तो कैसे किया गया है, मोडस ऑपरेंडी क्या है। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो सबसे जरूरी होता है कि किसने किया है। तो मेरे ख्याल से पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिल चुका है बहुत अच्छे से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को, एम्स के डॉक्टर्स को भी, कि कैसे हुआ है ये मिल चुका है। क्या चीज यूज की गई होगी, कौन सा लिगेचर यूज किया गया होगा, या पैर की हड्डी कौन सी टूटी हुई, ये सब चीज उनको पता चल चुकी है। तो मोडस ऑपरेंडी पता चल चुका है और क्या क्राइम है, ये सुसाइड, होमिसाइड, ये पूरा क्लियर हो चुका है उनको। जी। अब जो तीसरी क्वेश्चन की बात आती है कि किसने किया है, ये बहुत मुश्किल है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि 4-5 लोग थे वहां पर, क्योंकि हमारे पास अब ना तो वैसा ही उस समय का क्राइम सीन है जहां पर से हम फिंगरप्रिंट या कोई भी ऐसी चीज ले लें, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई चीज है अभी फिलहाल, कोई ऐसी चीज, या तो कोई ऐसी बेल्ट जैसी चीज कहीं से कोई बरामद हो जाए, या स्टन गन या टेजर जो है वो कहीं से बरामद हो जाए किसी के पास से, या उसका लाइसेंस किसी के पास हो। जैसा कि मैंने सुना था कि वो लाइसेंस से ही खरीदी जाती है वो भी। और जब भी हम उसको शूट करते हैं, जब भी हम टेजर को शूट करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड सैटेलाइट के थ्रू जो टेजर कंपनी है उसके पास पहुंच जाता है। तो अगर ऐसा कहीं लिंक मिल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि किसने यूज किया, या जिसकी वो टेजर है उसको बताना पड़ेगा कि किसने यूज किया। जी। तो कोई डायरेक्ट लिंक अभी नहीं मिला है कल्प्रिट से कि जिससे हम पता लगा सके कि किसने किया है, कैसे किया गया है। ये पता लग चुका है। मेरे ख्याल से पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाली है हमारे पास 1-2 दिन में, जो फॉरेंसिक टीम देगी कि कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, ये भी अब पता लग ही जाएगा उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, उनके मोबाइल से, उनकी हार्ड डिस्क से, उनके लैपटॉप से, कि क्या वजह रही थी, ये भी पता लग गया होगा। और किसने किया है, अब ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर। ये काम है सीबीआई का कि उस समय घर में कौन कौन थे, सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था, किसने बंद किया था, लास्ट कॉल किसको की गई थी, मुद्दा था। लास्ट कॉल किसको की गई थी। अब जैसे आ रहा है कि 2:30 बजे के बाद फोन बंद हो गया था, उसके बाद फोन किसके पास रहा, कैसे रहा, फोन की लोकेशन कहाँ रही, तो इससे पता लगाया जाएगा। अब यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये पता लगाने को कि किसने किया है। पर ये काफी चैलेंजिंग है सीमा जी, मैं बताना चाहूंगा ये बहुत चैलेंजिंग है अपने आप में, क्योंकि क्राइम सीन नहीं रहा है अभी। उसको आपने देखा कि किस तरीके से पेंट कर दिया गया, नया पंखा लगा दिया गया, नई सीलिंग लगा दी, तो बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर उसी समय हम ये कहें कि अगर इंटेंशन किसी की अच्छी होती, पुलिस की या किसी की अच्छी होती सॉल्व करने वाली, तो उसी समय सारे सबूत वहीं पर थे। ऑब्वियसली वो। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जितना मैंने कुछ न्यूज वगैरह भी देख रही थी, सीबीआई ने जब इस केस को शुरू किया था तब ये भी देखा गया था कि उन्होंने एक डमी डेड बॉडी को ले आया गया था क्राइम लोकेशन में, और ये साबित हो गया था सीबीआई के द्वारा, स्टेटमेंट भी आ गया था
कि इट वाज नॉट एट ऑल, ही वाज नॉट एट ऑल हैंग्ड, उनको वो हैंग हुए ही नहीं थे, क्योंकि जो डमी पीस जो थी, डमी बॉडी जो था, वो उनके बिल्कुल हूबहू उनकी हाइट के बराबर का था, जी सुशांत सिंह बिल्कुल की हाइट के बराबर का था। तो ये सीबीआई ने साबित कर दिया था कि उनको वो कभी भी हैंग नहीं हुए थे। जी। इसको हैंग क्राइम का सीन कोई रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। जी, जी जी इसको क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ऐसे केसेस में जो जी। कि हैंगिंग का केस होता है, हैंगिंग जी। या आप दिशा सैलियन का केस लें, जो बॉडी जी। फॉलन का केस है, ऐसे केसेस जी। में डमी को यूज करना बहुत जरूरी होता है, जो कि जी। सेम वेट की और सेम हाइट की डमी यूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर वेट नहीं तो कम से कम सेम हाइट की डमी यूज करना बहुत जरूरी होता है। पर जी। दिशा सैलियन वाले केस में हाइट और वेट दोनों चाहिए, क्योंकि उसको उतना जी। थ्रस्ट मिलना चाहिए, बॉडी कितनी दूर जाके गिरी थी, यहाँ पे वेट भी बहुत जरूरी है। पर सुशांत के केस में हालांकि वेट इतना जरूरी नहीं है, हाइट बहुत जरूरी है। तो जी। जैसा कि आपका भी कहना है और मैंने चैनल्स पे भी सुना था कि उन्होंने ये पता लगा लिया कि हैंगिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, तो जी। हाइट से ही नहीं, उसके लिगेचर मार्क को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि हैंगिंग ना तो मरने के पहले हैंगिंग हुई है, ना मरने के बाद में, बॉडी लटकी जी। कभी थी ही नहीं। जी। आप ये मान के चलिए, बिल्कुल ये बिल्कुल। सबूत है कि बॉडी लटकी ही नहीं थी कभी। जी। तो तभी तो मतलब ये फिर इशारा करता है मुंबई पुलिस के ऊपर, सीधा हम लोग सवाल पूछ सकते हैं कि जब बॉडी हैंग नहीं हुई थी तो पुलिस वालों ने कैसे स्टेटमेंट दी, शुरू में स्टेटमेंट कैसे दिया था कि उन्होंने उनको हैंग होते हुए सुसाइड केस है? ये देखिए, बहुत बड़ा सिद्धार्थ सवाल है पठानी जिसका- का ये सिद्धार्थ पठानी का स्टेटमेंट था कि बॉडी को हैंग होते हुए उन्होंने देखा। जी। पहले किसी का नहीं था ये स्टेटमेंट, बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद ये नीरज का भी स्टेटमेंट बन गया, फिर ये औरों का भी स्टेटमेंट बन गया कि बॉडी को हैंग होते हुए उन्होंने देखा। असल जी। में ना तो पुलिस ने बॉडी को हैंग होते हुए देखा, किसी ने नहीं देखा, जी। क्योंकि पुलिस जी। के पहुंचने से पहले ही बॉडी को उतारा जा चुका था सिद्धार्थ पठानी के अनुसार। जी। अब अगर हम एक पॉसिबिलिटी मान लें कि सिद्धार्थ पठानी ने बॉडी उतारी थी, तो आप ये बताइए, हाँ। खाली सिद्धार्थ पठानी ने ही कहा था कि उन्होंने बॉडी उतारी, क्योंकि नीरज ने कहा कि वो भागकर चाकू लेकर आया और सिद्धार्थ पठानी, हाँ। तो अकेला आदमी बॉडी उतार ले और उस पोजीशन में रख दे, ये पॉसिबल नहीं है, नंबर एक। सही है। नंबर दूसरा, चाकू से उस कपड़े को ऐसे काटना जिस तरीके से वो कटा हुआ है वैसे पॉसिबल नहीं है। सही बात। ठीक है, ये तो एक तरह से मजाक हो रहा है कि आपने हाँ। एक चाकू नहीं, एक बहुत वो महाराणा प्रताप की तलवार थी बड़ी, और आपने एक झटका दिया और कट गए थे। कि चाकू से काटने के लिए एक आदमी चाहिए जो बॉडी को नीचे से पकड़े, एक आदमी चाहिए जो कपड़े को ऊपर से भी पकड़ेगा फिर बीच में से काटेगा। हाँ। और ऐसा जी। नहीं है कि एक बार में झटका लगा काट देगा, रिपीटेडली काटेगा। तो हमको हाँ। बिल्कुल कपड़ा सीधे कटा दिखाई दे रहा है, वहां पे तो काट हाँ। के कैंची से काट के टांगा गया है कपड़े को। तो ये थ्योरी जो बनाई गई कि चाकू से हाँ। काट के उतारा, और चाकू से ही क्यों, क्या इतने बड़े घर में कैंची नहीं थी? सही बात है। क्या चाबी की तरह कैंची भी गुम थी? क्या सही सुशांत की शेविंग किट भी नहीं थी? क्या इतने बड़े घर में 5 लोग थे, किसी के पास भी कैंची नहीं थी कि उसको कैंची से काटा जाए? क्या चाकू से ही काटा जाना था कपड़े को? और ऐसा कौन सा चाकू था, ऐसा कौन सा हलाल करने का चाकू था जो इतना बड़ा, इतना गहरा चाकू था जिससे काटा गया? और कहाँ है वो चाकू? पुलिस ने क्या जब्त किया वो चाकू? क्या उस चाकू पर से फिंगरप्रिंट लिए? कहाँ है वो चाकू? का कोई जिक्र ही नहीं है। जी। तो ये सब एक थ्योरी थी कि बनाई गई थी। गलती पठानी जी यहाँ पे ये कर गए कि वो बोल गए कि चाकू से काटी गई। अब एक बार जो उन्होंने गलती कर दी तो कर दी, अब क्योंकि कैंची घर में रही नहीं होगी या उन्हें पता नहीं होगा कि कैंची कहाँ रखी है, इसीलिए वो कैंची का नाम लिया नहीं उन्होंने, इसलिए चाकू का नाम लिया। तो अब वो चाकू का कहीं अता पता नहीं है और ना ही वो चाकू से कट सकता। और देखिए, इसको टूल मार्क एग्जामिनेशन कहते हैं फॉरेंसिक में। हाँ। अगर चाकू से काटा गया है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता लग सकता है कि वो चाकू से काटा गया है, कैंची से काटा गया है, कितने धार वाले चाकू से काटा गया है, कितनी धार वाली कैंची से काटा गया है, या किसी और चीज से काटा गया है, सब इजीली पता लग सकता है। अब मेरे ख्याल से वो कपड़ा तो प्रिजर्व रहा ही होगा। अगर वो कपड़ा भी प्रिजर्व नहीं किया गया है तो इससे बड़ा तो ग्लिच कोई हो ही नहीं सकता, कोई कमी हो ही नहीं सकती। फिर तो सारे सवाल हमारे कूपर हॉस्पिटल और माननीय मुंबई पुलिस पर चले जाएंगे। जी जी जी। ये कहना चाहूँ। मतलब आपका तो ये दावा है कि कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा झोल है, ये केस को दबाने के लिए झोल हुआ, लेकिन सोशल मीडिया, आप ये मानते हो सोशल मीडिया ने एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद और कोई नहीं कर पाया? आप इस बात बिल्कुल से सहमत हो बिल्कुल। जरूर? अगर इस केस में सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आज जो नेशनल मीडिया इन्वॉल्व हुए हैं इसके फेवर में, ये सुशांत की डेथ मिस्ट्री में, वो भी इन्वॉल्व नहीं हुए होते।
शायद पहले ही दिन सुसाइड मान के दूसरे दिन से इसको बंद कर दिया जाता, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहा। जो सुशांत जी। के फैंस हैं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं, वो बहुत एक्टिव रहे। जी जिसको हम एसआईटी टीम कह रहे हैं, जो सुशांत जी। की एसएसआरियंस की एसआईटी टीम है, वो बहुत एक्टिव रहे। जी और डेफिनेटली सोशल मीडिया की वजह से ही ये केस आगे बढ़ा है, वरना ये जी। केस आगे नहीं बढ़ता। और ड्रग एंगल भी सोशल मीडिया की वजह से ही आया है। आप इसमें जी। देखें सर, हर एक चीज जी। सोशल मीडिया की वजह से ही यहाँ पर आई है। जी जी अ, अगला सवाल मेरा ये भी है कि अब तक जो ये केस ड्रग एंगल के पूरा घूम चुका है, तो अब और कल्प्रिट भी आशंका है निकलने की कि और भी कल्प्रिट है इसमें, या जो ऑलरेडी नाम आ चुका है वहीं तक सीमित रहेगा, या और भी देखिए, कल्प्रिट बाहर आ सकते हैं? मेन कल्प्रिट देखिए, मारने वाले होते हैं कुछ लोग जो मारते हैं, जो उसको अंजाम देते हैं, और कुछ होते हैं कॉन्स्पायरेटर्स जो कॉन्स्पायरेसी हाँ। करते हैं, जो पूरा षड्यंत्र रचाते हैं। तो मेरे ख्याल से सीबीआई को पता चल चुका है कि षड्यंत्रकारी कौन है। अब मारने वाला कौन है ये उनको पता चला है या नहीं, ये अभी अपने आप में एक प्रश्न है। पर षड्यंत्रकारी की भी उतनी ही भूमिका होती है जितनी की मारने वाले की हाँ। होती है। हाँ अगर इंटेंशन पता लग जाती है तो षड्यंत्रकारी भी, अब जैसे कि मैं किसी को अगर ये बोलता, मुझे पता है कि मैं किसी को जानबूझ के किसी प्लेस पे भेज रहा हूँ कि जाओ, तुम्हें वहां बुलाया गया, और मुझे पता है कि वहां पे एक आदमी उसको मारने के लिए बैठा हुआ है, हाँ तो मेरी भी भूमिका उतनी ही हो गई जितनी उस मारने वाले की है। जी। मैं कोर्ट में ये नहीं कह सकता नहीं साहब मैंने नहीं मारा है और ये तो जी। इन्होंने मारा है। जो मारने वाला है वो ये कहेगा मुझे तो इन्होंने ही इन्वॉल्व किया था, इन्होंने ही कहा था कि मैं उसको यहाँ भेजूंगा। जी तो ये पूरा षड्यंत्र है, कॉन्स्पायरेसी में तो सब फंसेंगे ही डेफिनेटली। अ, अब हाँ, अ, इतने सारे लोग नहीं है जितने सारे लोग ड्रग एंगल में फंस रहे हैं, हाँ इतने सारे लोग कॉन्स्पायरेसी में नहीं होंगे। कॉन्स्पायरेसी हाँ। में कुछ चुनिंदा लोग रहे होंगे हाँ। किसी हाँ। मोटिव से। जी डॉक्टर शर्मा, अकॉर्डिंग टू बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप हो, तो इसमें और कौन से अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट के मुताबिक और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बाहर आ सकते हैं, जो और आना चाहिए, जो दब क्या है, जो रह गया है, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू रह गया होगा जो उसे भी हम ला सकते हैं, उसके थ्रू भी कल्प्रिट और भी कुछ ऐसे एविडेंस जरूर होंगे जो ढूंढना रह गया होगा। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से एंगल है, और अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते? देखिए, एविडेंसेस तो जितनी सीबीआई या फॉरेंसिक टीम को चाहिए थे, डायरेक्ट एविडेंसेस, मैं डायरेक्ट एविडेंसेस की, हाँ। फॉरेंसिक एविडेंसेस हाँ। की बात कर रहा हूँ, वो तो जी। मिल चुके हैं। जितने मिल सकते हाँ। थे उन्होंने वो इकट्ठा किए हैं। अगर हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे एविडेंसेस अभी भी मिलना बाकी है जो मिल रहे हैं। जी। अब देखिए, अगर किसी ने अपनी सारी चैट्स डिलीट की तो ये सबूत, ये अपने आप में सबूत बन जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और अगर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डिलीट की तो और बड़ा सबूत बन जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। अब हम ये इसको ऐसे समझे कि एक ट्विटर था, एक ट्विटर अकाउंट है किसी सेलिब्रिटी का, और हाँ। उसने उस बीच की पूरी ट्वीट्स हटा दी। अच्छा। ठीक है, 14 ओके। जून से कुछ दिन पहले की और उस दिन हाँ। के 1 महीने बाद तक की सारी ट्वीट्स हटा दी जो कि पहले थी। लोगों ने हाँ। उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ठीक है, हाँ। तो ये सबूत बन जाएगा। जी, ये सबूत बन जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया, सर्कमस्टेंशियल। हालांकि वो ये कहेगा कि मेरा मन था, मैं नहीं चाहता था, पर अगर वो रिट्रीव हो गई और रिट्रीवल में हाँ। कुछ ऐसा निकला जो कि हाँ। उनके खिलाफ जा रहा है, तो ये बहुत हाँ। बड़ा सबूत बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा कि इसमें कौन कौन से मुद्दे और आ सकते हैं, जैसे कि ड्रग एंगल आ हाँ। रहा है, तो हाँ। मुझे ये बिल्कुल लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इसमें मुद्दा आ सकता है। ओके। और मुझे ये लगता है कि जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग जिसे हम कहते हैं, जो शरीर के अंग बेचे जाते हैं, जो अच्छा। जो ऑर्गन जो ट्रैफिकिंग होती है, हाँ, बच्चों हाँ। को अगवा करके मार के उनके ऑर्गन्स या बड़ों को अगवा करके, हाँ। इसमें ये एंगल भी मुझे लगता है कि खुल सकता है। मुझे लगता है, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं। अकॉर्डिंग टू आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते, अब आपको क्या लग रहा है कि कितने समय और इस केस को सॉल्व होने में? अभी आई थिंक ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए क्योंकि काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, ड्रग एंगल भी काफी नजदीक पहुंच चुका है। तो आई थिंक बहुत तो 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना लगना चाहिए जो मेन कल्प्रिट है उसे ढूंढ निकालने में, क्योंकि काफी समय लग गया है। 3 महीना बहुत ज्यादा होता है। नहीं, कहीं ना मुझे कहीं- लगता है कि मेन कल्प्रिट को ढूंढने में बहुत समय लगने वाला है। अच्छा। वो इतना आसान भी नहीं है। और किसी को देखिए,
कानून व्यवस्था में एक एक नियम है हाँ, कि अगर एक गुनहगार बच जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। सही बात है। ठीक है ना? तो 15-20 दिन में अगर वो थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो वो बहुत जल्दबाजी रहेगी। हाँ, पर जी। ये है कि ये पता चल जाएगा अगले हफ्ते तक ही, या अगले दस हाँ, पंद्रह दिन में ही जो हाँ, होमिसाइड की थ्योरी है वो पूरी निकल के आ जाएगी, जी, जिसका कि जो भी है, आप इसको बेनिफिट ना कहें या जो भी कहें, वो परिवार को एक सांत्वना मिल जाएगी कि हाँ ये होमिसाइड था। सुशांत के परिवार को ये अच्छा, सांत्वना मिल जाएगी, और फिर कल्प्रिट को ढूंढने में पूरी कोशिश की जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि अच्छा, कल्प्रिट को पकड़ना इतना आसान है इस केस में, क्योंकि हाँ, यहाँ पे बहुत चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहा है स्टार्टिंग से इस हुँ, केस में। तो उन सबको आप कहें ना, जैसे आंधी को चीर कर निकलना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। अब पूरी आंधी एक तरफ चल रही है और सीबीआई एक हाँ, तरफ हाँ, हाँ, चलेगी, तो जी। ये बहुत ही मुश्किल तो है ही अपने आप में। इसमें सपोर्ट बहुत और जरूरी है। ऊपर पर से ये कोरोना जो का है, काल चल रहा है, सब जगह में जी, कोरोना के लिए भी कोरोना सब का जगह काल चल काफ़ी रहा है। जगह। जी, पर मैं तो दर्शकों कहीं से न ये कहना कहीं। चाहूंगा, ये हाँ, एनसीबी का जो एंगल आया है, आप इसको हाँ, बहुत पॉजिटिव लीजिए, बहुत ज्यादा ठीक है। पॉजिटिव रहा है ये। जो लोग भी अभी सलाखों के पीछे हैं, अगर वो जी, सलाखों के पीछे नहीं होते तो शायद कुछ हाँ, और क्राइम हो रहा होता अभी। जी, तो मेरे ख्याल से ये सोचा समझा कदम है सरकार का, एनसीबी को हाँ, बीच में लेके आना और ड्रग एंगल हाँ, को लेके आना, ये बहुत हाँ, सही कदम उठाया हाँ, गया है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वन शर्मा डॉक्टर शर्मा जी, आपका। जी, बहुत अगले बहुत एपिसोड में धन्यवाद। हमारा समय काफ़ी बस बीतते जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि जैसे ही एक और एपिसोड में लेना चाहूँगी, कुछ और जी, मुद्दे पे इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे ये अगला अपना जो सेशन अभी होगा, जैसे ये कुछ रिजल्ट सामने आता है, आपको मैं फिर इस मंच पे बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शर्मा। जी, आप बहुत बहुत थोड़ा सा धन्यवाद। वक्त वक्त निकालेगा। धन्यवाद आप यहाँ पर आए, हमारे मंच पे आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उज्जवल भारत जी, की व्यूवर्स और उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू व्यूवर्स फॉर सपोर्टिंग अस। अगला एपिसोड हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे डॉक्टर भूपेश शर्मा जी के साथ। तो आप जरा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और जैसे ही कुछ तथ्य निकल के सामने आता है, वैसे ही हम लोग आपको इस केस के बारे में और अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे भी आज्ञा दीजिए। आपकी सबकी एंकर सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा। इस एपिसोड को मैं जरूर यूट्यूब पे भी मैं रिलीज करने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।